इला एवी की तरफ बढ़ते हुए बोले जा रही थी, मेरा डिनर टाइम कैसे पता है आपको? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी आपको अपना डिनर टाइम नहीं बताया। एवी असहज होते हुए कहता है, आह, शायद तुमने बताया होगा। आई एम नॉट श्योर, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। और जर्मनी में इस टाइम तो सुबह के 5 बज रहे होंगे। इला बोलती है, क्या सच में वहाँ 5 बज रहे होंगे? वो भी सुबह के? एबी कहता है, हाँ बिल्कुल। आओ टेबल पर बैठो, मैंने डिनर सर्व कर दिया है। तुम पहले खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें डिनर पसंद आएगा। वैसे जब भी मैं साउथ कोरिया आता हूँ मैं अपने लिए खुद कुक करता था। मुझे काफ़ी डिशेज बनानी आती है। वैसे अब तुम यहाँ रहने वाली हो तो कभी कभी मेरे हाथ का बना हुआ डिनर भी ट्राई करने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें बाद में सबके लिए पे करना पड़ेगा। इला उसकी बातों को सुनते हुए टेबल पर गई और एबी के हाथ से प्लेट लेकर बोली, हाँ मैं बिल्कुल पे कर दूंगी। क्या मैं कल ऑफिस जाऊंगी? क्या सच में आपने मुझे जॉब पर रख लिया है? और मेरा काम क्या होगा, मतलब मैं क्या करूंगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। एबी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तुम अब जॉबलेस नहीं हो और तुम्हारा काम मुझे ट्रीट करना है, यानी तुम बस मेरे कामों में हेल्प करो। फिर एबी कहता है, यू आर ओनली 18th आफ्टर ऑल, और क्या काम दे सकते हैं तुम्हें? वैसे तुम जॉब करके करोगी क्या? तुम्हें देखकर लगता है तुम पहले से बिलियनर हो। इला बोल पड़ी, शादी करूंगी, मुझे शादी करना है, इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ और यहाँ पर सेटल होना चाहती हूँ। इला की बात सुनकर एबी का रिएक्शन तो नॉर्मल था, लेकिन इला जरूर समझ गई थी कि वो क्या बोल गई है। ओह, कितना अजीब मोमेंट था ये इला के लिए। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, शादी वाली बात बोलनी जरूरी थी क्या? उफ, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ? मेरी इमेज उसके सामने खराब होती जा रही है। तभी इला ने देखा कि एबी खाना नहीं खा रहा है और हाथ पर हाथ रखकर बस इला को देख रहा है। इला ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? क्या? मैं तुमसे फ्लर्ट क्यों करूँगा? तुम तो अभी बच्ची हो भला। मैं तुमसे फ्लर्ट क्यों करूँगा? देख नहीं रही हो कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो? मैं तो बस तुम्हें अच्छे से डिनर करवाने के लिए कुछ नहीं खा रहा हूँ। एबी ने इला से एक स्पीड में बोल दिया। इला कहती है, 7 ईयर ही तो बड़े हो, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है, और हम दोस्त हैं ना। मैंने तो बस तुमसे मजाक किया था, मुझे पता है तुम फ्लर्ट नहीं कर रहे थे। एबी ने कहा, फिर भी तुम मुझसे ऐसे नहीं बोल सकती हो। एटलीस्ट मुझे जान तो लो अच्छे से, मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, तुम्हें पहले इन सब के बारे में जानना चाहिए। इला ने कहा, आप डैड की तरह बात कर रहे हो, एंड सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी। ओके। इला ने पूरा डिनर भी नहीं किया था कि उसने कहा, मैं खा चुकी हूँ, मेरा पेट भर चुका है। ये भी समझ गया था कि उसने इला को ज़्यादा ही स्पीच दे दिया है, तो उसने तुरंत माहौल को अच्छा करने के लिए कहा, तुम्हें साउथ कोरिया कंट्री घूमना है ना? इला ने कहा, हाँ पूरा कोरिया घूमना है। क्या तुम घुमाओगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ घूमने के लिए। ये भी बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम अभी डिनर अच्छे से करोगी तो ज़रूर घुमा दूंगा। इला थोड़ा सा मुंह बनाती है क्योंकि वो साफ साफ देख सकती है कि एबी उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वो बहुत छोटी बच्ची है। उसने एबी की बातों को सुनकर तुरंत बाकी बचा खाना भी खाना शुरू कर दिया। एबी भी तुरंत चम्मच लेकर इला की प्लेट से खाने लगा। इला कुछ बोलती कि उससे पहले ही एबी ने कहा, खाते टाइम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इला मन ही मन गुस्सा भी हो रही थी, ये आखिर खुद को समझता क्या है, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। अब इला और एबी दोनों एक ही प्लेट से खा रहे थे। इला ने ऐसे करते हुए पहली बार देखा था कि किसी ने उसके प्लेट में से ऐसे खाया था, और दिलचस्प बात यह थी कि एबी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं अलग का है। खाना खाने के बाद एबी ने टेबल साफ करते हुए कहा, क्या तुम कोई मूवी देखना चाहती हो? अगर हाँ तो चलो रेस्ट रूम में साथ में देखते हैं, मैंने न्यू स्क्रीन जल्दी ही सेट करवाया है। मूवी का नाम सुनकर इला का रिएक्शन तो चौंकाने वाला था। उसने बच्चों की तरह क्लैपिंग करते हुए कहा, मूवी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। और वो अपने छोटे छोटे कदमों के साथ रूम की तरफ चली गई। इला के जाने के बाद एबी ने टेबल साफ किया। साफ सफाई करने के बाद वो रेस्ट रूम की तरफ गया और सोफा सेट किया। इसके बाद उसने फ्रिज से ड्रिंक और कुछ स्नैक्स निकालकर रेस्ट रूम में इला का वेट करने लगा, और जब तक इला आती तब तक एबी अपने डायरी में कुछ लिखने लगा। इला नहाने के बाद टॉवेल में खुद को लपेटकर जल्दी जल्दी नाइट ड्रेस देखने लगी।
अरे नहीं, ये क्या, मैंने तो जल्दी में एक भी नया ड्रेस नहीं रखा, मुझे याद क्यों नहीं आया, अब मैं क्या पहनूं। मैंने तो सोचा था उस कोरियन बॉय को क्यूट लुक देकर इम्प्रेस करूंगी। ईला बच्चों की तरह रोने लगी। फिर ईला ने एक शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप निकाल कर पहना। हल्का मेकअप करके वो मिरर में खुद को देखकर बोली, रियली यू आर सो क्यूट ईला। लगभग 1 घंटे के बाद ईला फ्रेश होकर रेस्ट रूम में गई। उसने देखा कि एबी सोफे पर न बैठकर बल्कि ज़मीन पर सोफे का सहारा लेकर बैठा है और डायरी में कुछ लिख रहा है। उसके लंबे बाल उसके गालों तक आ रहे थे। एबी को देखकर ईला ने एक बार फिर उसकी क्यूटनेस की आह भरी। ईला की आहट पाकर एबी ने बिना उसकी तरफ देखे हुए बोला, आ जाओ, बहुत देर लगा दी तुमने। फिर उसने डायरी बंद करके ईला की तरफ देखा। रात में 8 से 9 का टाइम, कोरिया का ठंडा मौसम और ऐसे में ईला का शॉर्ट ड्रेस एक चुभन वाला माहौल बना रहे थे। एबी ईला को देख रहा था। ईला को लग ही गया कि कुछ ठीक नहीं। वो एबी के पास आकर सोफे पर बैठकर बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मेरे पास कोई नया ड्रेस नहीं है और ना ही कोई ऐसा ड्रेस है जिसे मैं नॉर्मल पहन सकूं। एबी ने मुस्कुराकर कहा, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, इतना छोटा सा चेहरा है, उस पर इतना उदासी अच्छा नहीं लग रहा है। एबी तुरंत उठकर अपने कमरे में गया और एक वाइट टी शर्ट लाकर ईला को दिया और कहा, ये ट्राई करके देखो। ईला थोड़ी देर में चेंज करके वापस आई। एबी की हाइट ईला से ज़्यादा है। ईला तो बहुत शॉर्ट थी और एबी की टी शर्ट उसके घुटनों के नीचे तक आ रहा था। ईला को देखकर एबी ने कहा, अब कंफर्टेबल है। ईला सोफे पर बैठकर बोली, हाँ थैंक यू। एबी फिर नीचे बैठकर एलसीडी स्क्रीन ऑन करते हुए बोला, कौन सी मूवी देखोगी। वैसे टी शर्ट काफ़ी लंबी है और वो ज़ोर से हंसने लगा। ईला तो बस उसे देखे जा रही थी, क्या ये मजाक बना रहा है। फिर वो बोली, क्या मैं क्यूट नहीं लग रही हूँ। एबी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे क्यूट हमेशा लगते हैं। एबी का जवाब ईला को कुछ खास पसंद नहीं आया। क्या इसी दिन के लिए उसने 18 साल होने का वेट किया था ताकि उसका क्रश उसे बच्चा बोल सके। वाकई में इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है कि वो जिसकी वाइफ बनना चाहती है वो उसे बच्चा बोल रहा है। ईला यही सोचते हुए अच्छी जर्मन मूवी सर्च करने लगी। फिर वो अचानक से बोली, लेकिन जर्मन मूवी तुम्हें तो समझ नहीं आएगी ना। तो एबी कहता है, मैं जर्मन बोल सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। फिर वो ईला को जर्मन में बोलकर बताता है। ईला को तो अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि एबी इतनी अच्छी जर्मन भाषा बोल सकता है। मूवी स्टार्ट करने के बाद ईला ने कहा, क्या तुम नीचे ही बैठोगे। एबी ने कहा, हाँ। ईला कहती है, ओके। वैसे मूवी तो ईला के लिए एक बेहतरीन बहाना था। उसे बस एबी के साथ टाइम स्पेंड करना था। बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहती है, आखिर तुमने मेरी इतनी हेल्प क्यों की। मेरा मतलब किसी अनजान इंसान के लिए कोई इतना कैसे कर सकता है। सच बोलूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एयरपोर्ट पर कोई मुझे ऐसे मिलेगा जिसको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। जब मैंने तुम्हें पहली बार जर्मनी के एयरपोर्ट पर देखा था उस टाइम तुम बहुत डरी हुई दिख रही थी और जब तुमने मुझसे हेल्प के लिए कहा मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मैं तुम्हें प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद सियोल एयरपोर्ट पर जब तुम अकेले बैठी मिली तभी मैं समझ गया था कि सियोल में तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया था कोई भी हेल्प लेने से। लेकिन शायद यूनिवर्स यही चाहता था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, इसलिए तो मेरा मोबाइल वहाँ छूट गया था। ईला मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें कितना वियर्ड लगा होगा। जर्मनी के एयरपोर्ट पर मैंने अचानक से तुम्हें हक कर लिया था। वियर्ड नहीं, लेकिन मैं नर्वस ज़रूर था। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को हग नहीं किया था। तुम पहली हो जिसे मैंने हक किया था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। इला फिर कहती है, क्या सच में तुमने किसी लड़की को हग नहीं किया। क्या अब तक तुम्हारी कोई लड़की फ्रेंड भी नहीं हुई। हाँ, तुम पहली थी जिसे मैंने हक किया था और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आज तक कोई लड़की मेरी फ्रेंड नहीं बनी। क्या आपको कभी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जवाब में एवी कहता है, नहीं, मुझे कभी किसी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैंने कभी खुद को इतना परमिशन दिया ही नहीं कि मैं किसी और लड़की को इंटरेस्ट दिखाऊं। मैंने खुद को किसी के लिए अब तक इन सब से महफूज रखा है। क्या वो कोई लड़की है। लेकिन आपने तो बताया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जवाब में एवी कहता है, हाँ, एक लड़की है जिसके लिए मैंने खुद को महफूज रखा है, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड से भी खास है
जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ। इला को तो एबी की बातें समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो बात को आगे बढ़ाने के लिए एबी से कहती है, आज दिन में मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। जवाब में एबी कहता है, हाँ मैं रो रहा था। लड़के भी कभी कभी रोते हैं जब दर्द को सहन नहीं किया जाता, तब वही दर्द आँख से आंसू बनकर निकल जाते हैं। क्या होगा अगर तुम किसी के लिए जी रहे हो या फिर तुम किसी के लिए जीना चाहते हो, तुम उसके लिए वो सब कुछ करते हो जो तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी उस इंसान को तुम दिखाई न दो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द। फिर वो कहता है, तुम अभी बहुत छोटी सी हो, शायद इसलिए मेरी बातों को समझ नहीं पाओगी। और जैसा कि एबी ने कहा है, इला को सच में उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। खामोशी को तोड़ते हुए एबी कहता है, तुम अपने बारे में बताओ, मुझे जानना है कि इतनी स्मॉल गर्ल की लाइफ कैसी थी। इला बताना शुरू करती है, अब तक लाइफ बहुत खास नहीं थी। मैं कॉलेज जाती थी और मेरे काफ़ी बॉयफ्रेंड भी थे, लेकिन मुझे उनसे प्यार नहीं था। और अगर घर के बारे में बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो मुझे वो सब नहीं करने देना चाहते थे जो मैं करना चाहती थी। वो हमेशा मुझे उस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती धकेलते थे जिससे मुझे नफरत थी। इला ने इससे आगे चुप रहना बेहतर समझा और एबी से कहती है, वैसे क्या सच में तुम्हें ये मूवी पसंद आ रही है? एबी उससे बताता है कि वो आज मूवी को एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो आज अकेला नहीं है, उसका साथ देने के लिए इला है। इला सोफे पर बैठकर मूवी एंजॉय कर रही थी और एबी भी उसी सोफे के सहारे ज़मीन पर बैठा था। रात काफ़ी खुशनुमा थी और ऐसे खुशनुमा मौसम में एबी का बार बार मोबाइल को ऑफ ऑन करना इला को कुछ परेशान कर रहा था। उसे लग ही रहा था कि एबी किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहा था और दिन में इला ने एबी को रोते हुए भी देखा था। इस वजह से वो और परेशान हो गई थी, लेकिन वो एबी से कुछ पूछ नहीं सकती थी क्योंकि एबी शायद उसे बताना नहीं चाहता था। इला चुपचाप सोफे पर बैठी मूवी एंजॉय तो कर भी रही थी, लेकिन वो एबी से बात भी करना चाहती थी। उसने एबी से पूछा, यहाँ तुम हमेशा अकेले रहते हो? जवाब में एबी कहता है, हाँ मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। ये घर मैंने किसी के लिए बनाया था, लेकिन फ़िलहाल तो जब से मैंने इस घर को बनाया है तब से इस घर में मैं ही अकेला हूँ। ऐसा लगता है ये अकेलापन मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला है। इला उत्सुक होकर बोली, किसके लिए बनाया इतना खूबसूरत घर तुमने? एबी ने इला की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए कहा, है कोई बहुत अजीज, बहुत खास, बहुत प्यारा और बहुत। एबी बोलते बोलते रुक गया। इला को डर लगने लगा था एबी की बात सुनकर। ओह नो, कहीं वो अपनी गर्लफ्रेंड की तो बात नहीं कर रहा है। हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहता हो, वरना गुड लुकिंग और स्मार्ट लड़का सिंगल क्यों रहेगा। इला खुद को रोक नहीं पाई और एबी से पूछ बैठी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना कभी थी। मेरी सच में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, लेकिन गर्लफ्रेंड से अलग भी कुछ रिश्ते होते हैं। इला तो बहुत कंफ्यूज है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके सामने जो लड़का बैठा है वो बोल रहा है कि उसका कोई अजीज दोस्त जिसके लिए उसने घर बनवाया है, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आखिर वो कहना क्या चाहता है? इला और कुछ बोलती कि एबी का मोबाइल रिंग हुआ और वो कॉल रिसीव करते हुए उठकर वहाँ से चला गया। और लगभग 20 मिनट बाद एबी वापस आया तो उसने देखा कि इला सोफे पर ही सो गई है। एबी को लगा शायद इला को बुखार है। वो इला के करीब जाकर उसके माथे पर अपने ठंडे हाथ को रख दिया, लेकिन सब नॉर्मल था, यानी इला को बुखार नहीं था। शायद वो लंबे सफ़र के थकान से अभी उभर नहीं पाई थी, क्योंकि साउथ कोरिया की सर्दी बहुत हाई होती है। ये सोचकर एबी ने अपनी रूम का ब्लैंकेट इला के ऊपर डाल दिया ताकि इला को ठंड ना लगे। इसके बाद एबी ने मूवी बंद किया और उसी जगह सोफे के नीचे जहाँ वो पहले बैठा था फिर बैठ गया और अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद एबी ने डायरी में लिखना बंद किया और डायरी टेबल पर रख दिया और वही सोफे के नीचे बैठकर इला को देखने लगा और धीरे से बोला, अगर मैं कहूँ कि ये घर जिसके लिए मैंने बनवाया है वो तुम जितना प्यारा है तो क्या तुम यकीन करोगी? अगर मैं कहूँ कि वो तुम जितना अजीज है तो क्या तुम यकीन करोगी? अगर मैं कहूँ कि वो तुम जितना खास है तो क्या तुम यकीन करोगी? शायद तब भी तुम यकीन नहीं करोगी।
इला बहुत गहरी नींद में सो रही थी। इला के पास बैठे बैठे एबी की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला था। सुबह सूरज की रोशनी बहुत हल्की और झीनी सी पर्दे को पार करते हुए इला के चेहरे पर आ रही थी। वो बार बार अपने सोते हुए चेहरे को इधर उधर कर रही थी, लेकिन वो फिर भी उस हल्की रोशनी से बच नहीं पाई और आखिरकार इला की आंख खुल गई। उसने तेजी से रिकॉल किया तो उसे समझ आया कि रात को वो मूवी देखते देखते सो गई थी। उसने खुद को एक सफ़ेद ब्लैंकेट में पाया। वो समझ गई कि एबी ने उसे ढका होगा, लेकिन एबी है कहाँ। इला तुरंत उठकर रेस्ट रूम से बाहर निकलते हुए एबी के रूम में गई, लेकिन एबी वहाँ नहीं था। तभी इला की नज़र सामने आईने में गई तो उसने देखा एबी की लंबी सी टी शर्ट इला के घुटनों के नीचे तक पहुँच रही थी। इला ने क्लैपिंग करते हुए आईने से कहा, मैं कितनी क्यूट हूँ, और ऊपर से मिस्टर परफेक्ट का टी शर्ट। हाय। फिर इला एबी को तलाश करने लगी। इला को लग रहा था एबी घर में है ही नहीं। तभी उसकी नज़र किचन की तरफ गई। उसने देखा एबी नाश्ता रेडी कर रहा है। गुड मॉर्निंग, इला ने एबी के पास जाते हुए कहा। एबी ने मुस्कुराकर इला को देखा और कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, नाश्ता रेडी है। ओह वाह, तुम्हें नाश्ता रेडी करना भी आता है। तुम्हारी होने वाली वाइफ कितनी लकी होगी। इला का मन मचल रहा था कि एबी उसका जवाब क्या देगा, लेकिन एबी चुपचाप अपने कामों में व्यस्त था। तो इला ने फिर से कहा, लेकिन इतनी जल्दी नाश्ता रेडी करने की क्या ज़रूरत थी। 9 बज चुके हैं, हम ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो चुके हैं, एबी ने बताया। इला ने घड़ी में देखा तो वाकई में देर हो चुका था। ओह नो, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। ऑफिस का फर्स्ट डे और मैं अभी से लेट हूँ। ज़्यादा मत सोचो, जाओ रेडी होकर आ जाओ, एबी ने कहा। इला बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चली गई। इला ने फिर नहाने के बाद शॉर्ट ड्रेस पहना, क्योंकि इला के पास कोई ऑफिस वाले ड्रेस नहीं थे। इला उदास थी मॉम को याद करके, क्योंकि उसकी ड्रेसेज के बारे में सारी तैयारी उसकी मॉम ही करती थी। वो जब रेडी होकर आई तो एबी ने उससे कहा, तुम नाश्ता कर लो, मैं रेडी होकर आता हूँ। इला जल्दी जल्दी में नाश्ता करने लगी। 10 मिनट बाद एबी रेडी होकर आया। इला ने कहा, मुझे ऑफिस का एड्रेस दे दो, मैं आ जाऊंगी। एबी ने कहा, मेरे साथ चलो। इला का मन तो खुशी से झूम उठा। वो पहले से जानती थी कि एबी उसे अकेले जाने नहीं देगा। एबी ने नाश्ता भी नहीं किया और इला को साथ लेकर बाहर आ गया। इला आज पहली बार घर से बाहर निकली थी। उसे आज पता चला कि वो जिस घर में रह रही थी वो इतना खूबसूरत है। सामने ड्राइवर ब्लैक कार लेकर खड़ा था और एबी का मैनेजर भी वहीं था। गुड मॉर्निंग सर, मैनेजर ने फिर इला की तरफ देखकर कहा। हेलो मैम। इला को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इला एबी के साथ कार में बैठ गई। मैनेजर एबी से कुछ कोरियाई भाषा में बात कर रहा था। इला चुपचाप बैठी थी। 30 मिनट के बाद एबी और इला ऑफिस पहुंचे। कार रुकते ही सारे एम्प्लॉय फ्लावर के साथ आए। ऐसा लग रहा था एबी काफ़ी दिन बाद ऑफिस आया है। एबी ने ऑफिस के सभी मेंबर से इला को मिलाया। एबी ने उन लोगों से कोरिया भाषा में कुछ कहा। इला को लगा कि एबी उसका इंट्रो करवा रहा है। इला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे आज पहली बार एहसास हुआ था कि एबी के साथ उसे कितना अपनापन महसूस होता है। कोरिया की अनजान दुनिया में बस एबी ही उसे अपना लग रहा था। एबी के साथ उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो किसी अनजान शख्स के साथ है। एबी ने इला को अपने साथ उसके कैबिन में आने के लिए कहा और इला उसके पीछे पीछे कैबिन तक चली गई। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।